नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है हर बड़ी खबर से आपको खबरदार करने का। कल संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। देश की संसद से अपने हक, अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा चाहती जनता की उम्मीदों का इस सत्र में आखिरी दिन। जहां हंगामा चलता रहा, क्या वहां कल आपकी बात हो पाएगी? हम करेंगे खबरदार, बताएंगे आज पश्चिम बंगाल में क्या घुसपैठियों ने इस कदर फर्जीवाड़ा करके वोटर पहचान पत्र हासिल कर लिया है कि पिता और बेटे की उम्र में 5 साल का फासला रह गया है। दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक चिंता जताते हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने के दावे केवल क्या दिल्ली में कागज पर ही रह जाते हैं? घूस देकर कहां प्रदूषण फैलाने की छूट मिल रही है? आज खबरदार स्पेशल में आगे दिखाएंगे दिल्ली प्रदूषण का घोटाला। और साथ ही उत्तर प्रदेश से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि बीएलओ बन गए मास्टर साहब, तो क्या स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं? लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दूसरे को 4 करोड़ वोटर को लेकर खबरदार करते योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की, जिन्होंने पहली बार एक दूसरे की हार जीत का नंबर दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 302 से ज्यादा सीट अब की बीजेपी जीतेगी। वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि पिछली बार जीती सीट में से 240 सीट इस बार बीजेपी हारेगी। संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं, और ये एसआईआर नहीं है क्योंकि एनआरसी ये डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, लेकिन राजनीति की असली सियासी जंग की झांकी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच दिखती है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का दावा है कि अब की 302 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत कर दिखाएगी, वहीं अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 2022 में जीती 255 में से 240 सीट इस बार बीजेपी हारने वाली है। चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीट है। 3/4 से ज्यादा की जीत का दावा करते मुख्यमंत्री का मतलब है कि बीजेपी 302 से ज्यादा सीट 2027 में जीतेगी। वहीं अखिलेश यादव जब कहते हैं कि हर सीट पर 84,000 वोट बीजेपी को हराएगा, तो इस आधार पर देखें तो 2022 में 255 सीट जीती बीजेपी को, 240 सीट पर 84,000 से कम वोट से जीत मिली। इसलिए अखिलेश 240 सीट पर बीजेपी को हराने का दावा अभी से करने लगे। आप सोचेंगे चुनाव दूर है, गठबंधन अभी तय नहीं, न तारीख तय, न कुछ, न सीट तय, न कुछ और, तो फिर इतने दावे कहां से आ गए? इसकी वजह वो राजनीतिक अंक गणित है जिसका आधार उत्तर प्रदेश में वोटर की पहचान के लिए चला एसआईआर अभियान बना है। जहां पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के लिए लगकर काम करने, अपने वोटर को जुड़वाने के मकसद से 4 करोड़ वोटर के नाम कटने वाला ये बयान दिया।
उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ इस आधार पर यह नंबर दिया कि आबादी 25 करोड़, 18 वर्ष से ऊपर की संख्या 16 करोड़, 15 दिसंबर तक एसआईआर में जो फॉर्म भरकर वापस आए वो 12 करोड़, यानी गैप 4 करोड़। इस आधार पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 4 करोड़ वोटर एसआईआर में जुड़ नहीं पाया, इसमें 85 से 90% वोटर बीजेपी का हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे सिरे से पकड़ा और सियासी आरोप लगाया। इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं। अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर 3 करोड़ 63,64,011 वोट मिला। समाजवादी पार्टी को तब 2 करोड़ 95,34,902 वोट मिला। इन दोनों वोट गणित के बीच चर्चा उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4 करोड़ वोटर का नाम कटने और वोटर का पता चलने की हो रही। अखिलेश यादव ने ये तक आरोप लगा दिया कि समाजवादियों का वोट जानबूझकर कटवाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? उत्तर प्रदेश में चलते एसआईआर के बीच अपने अपने वोटर को बचाने के लिए जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उसे सियासी चिंता क्यों हलचल के साथ दिख रही है, इसकी वजह पर गौर करिएगा। ड्राफ्ट रोल में किस राज्य में कितने मतदाता हटाए गए, इसका आंकड़ा 6 राज्य में जो चुनाव आयोग ने दिया है, उसके साथ यूपी का संभावित 11 दिसंबर तक का जो डेटा है, उससे तुलना करें तो सारी चिंता समझ आ जाती है। क्योंकि बिहार में 65 लाख यानी 8.31% वोटर का नाम कट गया था। पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम ड्राफ्ट रोल के अनुसार कट सकते हैं, यानी 7% से ज्यादा। राजस्थान में 41,84,000 यानी 7.68%। गोवा में 1 लाख यानी 8.44%। पुडुचेरी में 1,03,000 यानी कुल वोटर का 10.13%। लक्षद्वीप में 1,000 से कुछ ज्यादा यानी 2.47%। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो संख्या
संभावित रूप से अभी वोटर के नाम कटने की मानी जा रही है वो 2,91,00,000 है, मतलब 19% से ज्यादा। यही बात चौंकाती है क्योंकि अब तक जितने राज्य में नाम कटने की खबर है वो 10% से कम है। पुडुचेरी जैसा छोटा राज्य केवल अपवाद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर 19% से ज्यादा वोटर के नाम हटने की आशंका है तो चर्चा ये हो रही है कि किसका वोटर कट रहा है, किसका वोटर छंट रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव के सवाल का जवाब सुनवाते हैं। जब अखिलेश यादव पूछते हैं कि 4 करोड़ वोटर में अपने मतदाता का नाम होने का आंकड़ा बीजेपी को कैसे पता चला, तो योगी आदित्यनाथ के एक बयान को सुनिए। अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर वो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। असल में बीजेपी इस बात पर लगातार गौर कर रही है कि लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर जैसे बड़े शहरों में दूसरे जिलों से आए लोग बसे हैं, वहीं के वोटर बने हैं। एसआईआर के बाद एक ही जगह वोटर आईडी का नियम सख्ती से लागू होने पर कई लोगों ने अपने मूल जिले स्थान पर एसआईआर फॉर्म भरा, मतलब वो अपने ग्रामीण कस्बे में जाकर फॉर्म भर रहे हैं, शहरी वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 26 दिसंबर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हर वोटर का नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करते आए। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस गंभीरता को उन्होंने कहा 4 करोड़ अभी उन्होंने ये गंभीरता हमारे सामने प्रस्तुत की कि संगठन के रूप में, व्यक्तिगत मैं वोटर हूं तो अपने लिए हमें इस बात की अभी से चिंता करनी होगी कि हमारा वोट शुद्ध रूप से रहे और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, मृत वोटर्स हैं, वो हट भी सकें। लेकिन जब मुख्यमंत्री आशंका जताते हैं कि 4 करोड़ में 80% से ज्यादा बीजेपी का वोटर एसआईआर प्रक्रिया में कहीं छूट न जाए, तब उनकी पार्टी के ये हैं सुब्रत पाठक, कन्नौज से पूर्व सांसद हैं। अब इनके बयान पर गौर करिए। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो फिर ये मानी जाएगी। इसी बयान के बाद अखिलेश यादव दोबारा पूछने लगे कि बीजेपी के नेताओं को आखिर वोट कटने की पूरी जानकारी कैसे मिल जा रही है। हमारे यहाँ के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे। बताइए आप बताइए, डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया। कब? क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए।
अभी तक जो आंकड़ा वोटर रिवीजन का यूपी में आया है वो कहता है कि 1,27,00,000 वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। दावा है कि 84 लाख से कुछ ज्यादा वोटर गैर हाजिर मिले, यानी अपने पते पर नहीं मिले। 46 लाख वोटर जीवित नहीं है, इसकी जानकारी भी दी जाती है। 23,70,000 वोटर का नाम 2 जगह पाया गया है। अन्य कारणों से 9 लाख से अधिक वोटर का नाम हटने का दावा अब तक यूपी में होता रहा है, लेकिन इन सब के बीच बहस घुसपैठियों को हटाने बनाम एसआईआर की जगह एनआरसी कराने का दांव दोनों तरफ से चल रहा है। ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक माह पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं। इस बयान के साथ अखिलेश यादव लगातार आशंका जताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता को निशाना बनाया जा रहा है, और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों से खबरदार करने वाला बयान देते हैं। हमें इस समय उसको देखना होगा, ये भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजागपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। सीएम योगी ने पार्टी और सरकारी अमले को ही नहीं, जनता को भी घुसपैठिया पकड़ो अभियान में शामिल होने की अपील कर दी। जब से मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी तब से जनता की चौकसी का आलम यह है कि बांग्लादेश की महिला रीना बेगम ने 6 साल पहले सऊदी अरब में अमरोहा के राशिद से निकाह कर लिया। इस साल अक्टूबर में नेपाल के रास्ते भारत आई। इस खुशी में उसने बस में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और बाय बाय बांग्लादेश लिख दिया। वैध वोटर का नाम कटने न पाए, फर्जी वोटर का नाम कटने से बचने न पाए। राजनीति नहीं बल्कि देश नीति की जरूरत है, ताकि देश के नागरिक के संसाधन पर न तो घुसपैठिए हक जमाए, न ही अल्पसंख्यक का वोट किसी खास पार्टी को मिलने की आशंका पर उसका वोट जुड़ने से रोका जाए। ये राय हमने क्यों रखी, इसका सबूत दिखाने आपको पश्चिम बंगाल लेकर जाना जरूरी है, जहां पर एसआईआर के दौरान पता चला कि पिता की उम्र 63 साल है, 2 बेटों की उम्र 59 और 58 साल, यानी पिता और बेटे की उम्र में केवल 5 साल का फर्क। आप कहेंगे ये तो असंभव है। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता कि 5 साल की उम्र में कोई पिता बन जाए, लेकिन दावा है कि पश्चिम बंगाल में वोट अपने साधने के लिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में लाने के मकसद से यह भी संभव पहले कराया गया। यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में घुसपैठ इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो वहीं टीएमसी पूछती है, क्या एक भी घुसपैठिया मिला? यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नीतीश जी को, राजनाथ जी को। ये घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए तो मिला। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना। घुसपैठ के मुद्दे के बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ी दिखी। पूर्वी वर्धमान के सरोज मांझी की उम्र और उसके बेटों की उम्र में महज 5 साल का अंतर है। पश्चिम बंगाल के सरोज मांझी वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 साल की उम्र में ही पिता बनने का चमत्कार कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, सरोज ने जो हमें बताया वो देश की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ से खबरदार करता है।
पूर्वी वर्धमान जिले के मंगलकोट का शीतल गांव, जहां रहने वाले ये वही सरोज माझी हैं जो कागज के मुताबिक 5 साल में पिता बन गए। लेकिन क्या ऐसा है? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट तो हाँ में जवाब देती है, जिसके मुताबिक 63 साल के पिता सरोज के एक बेटे लक्ष्मी की उम्र 59 साल और दूसरे सागर की उम्र 58 साल है। इस तरह इस रिकॉर्ड के मुताबिक सरोज ने 5 साल की उम्र में पिता बनने का चमत्कार कर दिया, जो मुमकिन नहीं। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में लक्ष्मी और उनके भाई की चर्चा होने लगी, जिनकी पत्नी राजश्री असलियत बताती हैं। कहती हैं कि उनके पति 22 साल पहले बांग्लादेश से भाग कर आए। पहले वो मुर्शिदाबाद में छिपे और फिर साल 2006 में वो पूर्वी बर्धमान जिले के मंगलकोट के शीतल गांव में कृषि मजदूर के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने सरोज को पिता बनाकर वोटर कार्ड के आधार पर फिर आधार कार्ड बनवा लिया। अब वो कहते हैं कि चाहे मार दो लेकिन वापस बांग्लादेश मत भेजो। শীতল গ্রামের সরোজ মাঝি কে হয় আপনাদের? সরোজ মাঝি আমার এখন বাবা পাতানো হয়। উনি কি আসল বাবা? তাহলে কিরকম বাবা হন উনি? পাতানো। কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশ। আপনারা কোথায় থাকতেন আগে? বাংলাদেশ। তো এইখানে কিভাবে এলেন? বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদে এসে কাজকর্ম করতেন, তারপরে এখানে কাজে এসে এখানে কাজ পেয়ে গেলাম, যে এখানে থেকে গেলাম। বাংলাদেশে কোথায়? বাংলাদেশ রাজশাহী জেলা। আচ্ছা, এখানে কি করে পৌঁছালেন? এই মঙ্গলকোটে? এখানে মঙ্গলকোটে পৌঁছাইলাম আমরা, মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছিলাম মুসলমানের অত্যাচারে। হ্যাঁ, এই তো আমরা এইভাবেই আছি, আমরা তো আর কিছু জানি না, গরিব মানুষ, আমাদের চোখ থাকতে কানা। দেখুন আমাদের মিথ্যা কথা বলবা না। আর এই যে সাগর মাঝি কে হয় আপনার? ওইটা বড় ভাসুর। ও এসেছিল? ও এসেছে। ও বাংলাদেশ থেকে? ও বাংলাদেশ। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए यहीं से पकड़े जाते हैं। बीजेपी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का आरोप लगाकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक को घेरती है। सवाल है कि लक्ष्मी और सागर के नाम से बांग्लादेश से आकर भारत रहने वालों को भारत में मतदाता किसने बनाया? क्योंकि जिन सरोज को 5 साल की उम्र में इनका पिता बनाया गया, वो इस खुलासे के बाद एकदम चुप हैं। पहले से जो बीजेपी लोग बोल रहे थे, हाँ। और उधर का एक बीजेपी का ऑपोजिशन लीडर है, बोला था ना एक करोड़ रोहिंगा है, 1 करोड़ रोहिंगा का निकालेंगे। तो एसआईआर होने के बाद, ड्राफ्ट लिस्ट होने के बाद एक घुसपैठिया मिला, क्या करेगा मोदी जी? कितना झूठा बात करते हैं। अरे झूठ बोले कुआ काटे। देखिए 58 लाख नाम जो डिलीट हुए, उससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात है, मुझे जो लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसा सुनाई दे रहा है जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है लेकिन संदिग्ध है। क्योंकि कहीं जगह पे पिताजी का उम्र 15 साल दिखाया जा रहा है जब उनका बच्चा हुआ था, बेटा या बेटी जो भी हुआ था। कहीं कहीं पे फादर के साथ बेटे का जो एज डिफरेंस है पिता के साथ पुत्र का, वो 2 साल 6 साल ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने CA एक्ट पास होने के बाद खुले मन से, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने सबको मना किया था कि आप CA में अप्लाई मत करिए। पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार है वो तृणमूल कांग्रेस पिछली लेफ्ट सरकार को दोषी ठहराती है तो CPM आरोपों से इनकार करती है। वहीं बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ती है। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती की हकीकत यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ऐसा खुलासा उत्तर प्रदेश तक में होता आया है। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो SIR के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। SIR के खौफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों के भागने, स्कूलों में बच्चों के अचानक गायब होने,
बांग्लादेश सीमा पर इकट्ठा होने, कैमरे पर अपनी असलियत कबूलते दिख चुके हैं। ऐसे में एसआईआर पर भले ही तमाम आरोप और सवाल विपक्ष उठाता है, लेकिन इसके बाद घुसपैठियों में खौफ जरूर नजर आता है। वर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब उत्तर प्रदेश के बच्चों के हक में खबरदार करती खबर। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, अगर आपको पता चले कि उसके टीचर को दूसरे काम में लगा दिया गया है और उनकी जगह कोई भी शिक्षक आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहा, तो आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होगी। इसी चिंता के साथ आज यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, जिन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को बीएलओ बनाकर एसआईआर प्रक्रिया में लगाया गया और स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। बच्चे तो क्लास में हैं, लेकिन मास्टर साहब नहीं है। गुरुजी की कुर्सी तो खाली पड़ी है। टीचर का पता नहीं, इलाके के भैया जी ही गुरुजी बना दिए गए। क्योंकि मास्टर साहब तो हो गए बीएलओ, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई बिना टीचर की हो रही है। हवा में हम बात नहीं करते, इसलिए आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ के ही सरकारी स्कूल का सच दिखाकर आज खबरदार कर रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विद्यालय नया ऐशबाग में पहुंचते हैं। यहाँ क्लास चल रही है, एक टीचर भी दिखते हैं, लेकिन रुकिए, 80 बच्चों वाले स्कूल में ये गुरुजी उधार में पढ़ाने दूसरी जगह से आए हैं। कहे कि यहाँ के स्कूल टीचर तो बीएलओ बनकर एसआईआर फॉर्म भरा रहे हैं। आपको एक टीचर यहाँ पर नजर आएंगे, ये टीचर यहाँ के नहीं है, यानी कि इनको दूसरे स्कूल से यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स की बीएलओ की ड्यूटी लग गई थी। जनाब ये बताइए कि आप जैसे कि यहाँ बीएलओ को लेकर है, ड्यूटी लग रही है, आप यहाँ पर अकेले टीचर हैं, 70-80 बच्चे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग इस समय पढ़ाना? सर इस वक्त जो ये एसआईआर वाला कार्यक्रम जो चल रहा है बीएलओ का, तो इसमें जो है मोस्टली ज्यादा सब टीचरों को जगह बीएलओ में लगा दिया गया है, जिससे कि टीचरों की कमी हो रही है। तो मैं प्राथमिक विद्यालय आलमनगर का हूँ, मुझे यहाँ मतलब जो है फिलहाल अभी यहाँ पे विद्यालय संचालन करने के लिए भेजा गया है। आपके बच्चे के स्कूल के टीचर को यूं ही किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए, तो क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं होंगे? लेकिन यहाँ तो स्कूल सरकारी है, बच्चे गरीब आम जनता के हैं, कौन पूछता है? लिहाजा लीजिए, दूसरी क्लास भी उन्हीं एक टीचर के भरोसे चल रही है, जहाँ टीचर है ही नहीं। इस स्कूल की समय कितनी स्ट्रेंथ है? 79 बच्चे हैं। 70 मतलब 80 बच्चे हैं कुल मिलाकर। तो आरटीई का तो रूल कहता है 30 से 35 में एक टीचर होना चाहिए, और यहाँ तो 80 में अकेले आप ही हैं। हाँ, अब लगभग मतलब फिलहाल तो जब ये एसआईआर वाला कार्यक्रम चल रहा है, तब तक तो मतलब इसी तरीके से ही मतलब जगह पर बराबर देख रहे हैं। जहाँ से सरकारें चलती हैं, ये वहाँ का हाल है। ये दूसरा स्कूल लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय पांडे का तालाब है। स्कूल में बच्चे उत्तर लिख रहे हैं कि रास्ते में उसने देखा कि एक बड़े आदमी का सामान गिर गया था। गद्यांश का उत्तर लिखते बच्चे खुद ये उत्तर चाहते हैं कि इनके माँ साहब पढ़ाने कब आएंगे। स्कूल में 60-70 के ऊपर बच्चे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई अध्यापक इन्हें पढ़ाने के लिए नहीं है। अधिकतर स्कूलों के जो टीचर्स हैं उन्हें बीएलओ में लगा दिया गया है। और अगर आप इस स्कूल की बात करें तो यहाँ तो वैसे भी रिटायरमेंट के बाद शिक्षक नहीं है, शिक्षा मित्र के भरोसे ये पूरा प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं हमारे लिए यही है कि यहाँ टीचर्स नहीं, हम लोग 3-3 क्लास देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। लखनऊ में ही ये प्राथमिक विद्यालय करेहटा है, जहाँ स्कूल में बच्चे दिखे नहीं। पता चला यहाँ सामने पार्क में खुले में बच्चों की पढ़ाई चल रही है, और किसके भरोसे चल रही है, अब ये सुनिए। बच्चों की स्ट्रेंथ है क्लास की 100, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ कोई टीचर नहीं होता है। एक लड़का है जिसको टीचर जो है उन्होंने लगा रखा है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, और जब कैमरा खोलते हैं तो बच्चे उस टीचर जो है उस लड़के को किनारे कर देते हैं। उस लड़के की तस्वीर भी दिखा दीजिए जो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब आपको हम ये यहाँ पर मौजूद हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन जब हमें कैमरे के साथ यहाँ पर आते देखा तो टीचर जो थे, प्रिंसिपल जो थे, वो यहाँ पर आ पहुंचे। कहानी है जो प्रिंसिपल भी बता रहे हैं, 2 यहाँ पर शिक्षा मित्र थे। 100 बच्चों की स्ट्रेंथ पे 2 शिक्षा मित्र, 1 प्रिंसिपल, ठीक है, जायज है फिर भी बाकियों के मुकाबले। लेकिन कहानी तब हुई जब दोनों शिक्षा मित्र की ड्यूटी बीएलओ पर लग गई। बचा क्या? 100 बच्चे और 1 प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल भी क्लासरूम में मौजूद नहीं। यही हाल लखनऊ में चौथे स्कूल में नजर आया। प्राथमिक स्कूल लिलमथा में 60 बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाने के लिए 2 शिक्षा मित्र होने चाहिए, लेकिन दोनों अभी बीएलओ बन गए हैं, तो एसआईआर करा रहे हैं, आ नहीं रहे। उनकी जगह 6ठी तक पढ़ाने के लिए रखे गए इंस्ट्रक्टर को 8वीं तक पढ़ाने का जिम्मा दे दिया गया, जिन्हें 6 महीने से दावा है सैलरी भी नहीं मिली।
अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें से करीब 70 से 75, 80% जो टीचर्स होते हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद के लगा दिए जाते हैं। इससे होता क्या है कि उन बच्चों की पढ़ाई नुकसान होता है। इधर अभी हाफ ईयरली परीक्षाएं खत्म हुई, इसमें भी देखा गया, कई बार न्यूज़ चैनल और उसमें पत्रिका में देखा गया है कि एक एक टीचर ही पूरा एग्जाम करा रहे हैं, तो इससे बच्चों की पढ़ाई का लॉस होता है। इसके बाद आज तक संवाददाता समर्थ ने लखनऊ के जिला शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार को फोन करके पूछा सच क्या है, तो बीएसए साहब अलग ही दुनिया में पता चले। मतलब उनका दावा है कि ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या वो तो सारे जो बीएलओ लगे भी हैं वे तो उसमें है कि आप जो जिस समय शिक्षण कार्य होगा उस समय आप रह करके तब बीएलओ कार्य करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल कहाँ है? बीएलओ को तो हम लोगों ने भी कवर किया सुबह से लेकर रात तक। पॉसिबल तो है, पर ये है कि कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी मुझे ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा कहीं पर बहुत सारी नहीं मैं असल में आज तक ने आज तक ने 5-6 स्कूल्स में पड़ताल की तो वहाँ पाया कि कहीं पर एक शिक्षा मित्र है, कहीं पर एक क्लास में टीचर है। उन स्कूलों की सूची भेज दीजिए, यदि आपने ऐसा पाया है तो मैं देखता हूँ कि ऐसा है नहीं। एसआईआर जरूरी है, लेकिन उसके साथ क्या आम गरीब के बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी नहीं? क्या इसका वाकई कोई हल कभी शिक्षा विभाग ने सोचा ही नहीं? सोचा होता तो खुद बीएसए को लखनऊ में पता होता कि कैसे स्कूल अभी बिना टीचर चल रहे हैं। बाकी जिलों का हाल आप खुद सोचिए। रिसर्च कहती है कि हर साल देश में हजारों लोगों की जान जाने की वजह प्रदूषण बनता है, क्योंकि हवा में रहने वाला जहरीला कण धीरे धीरे आम आदमी के शरीर पर हमला करता रहता है। जनता की जान बाद में प्रदूषण की वजह से किडनी, लीवर, दिल प्रभावित होने से जाती है। आम आदमी सोचता है कि भगवान को यही मंजूर था, लेकिन सच यह है कि भगवान तो लंबी उम्र देकर आम आदमी को भेजते हैं, पर प्रदूषण के नाम पर संवेदनहीनता सियासत को संजीदा होकर सोचने नहीं देती। वरना जो प्रदूषण ठंड में कोहरे के साथ मिलकर भारत दक्षिण अफ्रीका मैच रोक देता है, जिसकी वजह से मेसी के सामने स्टेडियम में AQI का नारा लोग लगाते हैं, जिसकी वजह से विदेश जाते प्रधानमंत्री मोदी की हवाई उड़ान से लेकर आम आदमी की फ्लाइट, ट्रेन तक प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से अस्पताल में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, लाचार मिलते हैं, उसी प्रदूषण पर इमरजेंसी जैसे हालात में संसद में चर्चा तक नहीं हो पाती, क्योंकि संसद में मनरेगा बिल का नाम विकसित भारत जी राम जी करने पर हंगामा चलता रहता है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? हम चाहते हैं कि कल तो कम से कम संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस मुद्दे पर सब गंभीर हो जाएं, चर्चा करें। क्यों करें इसका सच देखिए खबरदार में। अब बात प्रदूषण पर हमारी खास पड़ताल की। दिल्ली में रिकॉर्ड प्रदूषण के बाद सरकार की तरफ से नियमों को सख्ती से लागू करवाने के दावे हो रहे हैं। दिल्ली में नए उपाय के तहत गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाने के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन खबरदार करता सवाल यह है कि क्या जिस तरह से आम आदमी से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है, क्या बाकी उपायों और नियमों का इसी तरह पालन हो रहा है? आखिर दिल्ली का प्रदूषण अंधेरा होते ही बढ़ने क्यों लगता है? इसी सवाल के साथ आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में उतरी और जो हमारी पड़ताल में सामने आया वो प्रदूषण के नाम पर हो रहे किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के पॉश इलाकों में ग्रैप 4 का उल्लंघन हो रहा है। सरोजनी नगर में आज तक की टीम को निर्माण कार्य होता हुआ मिला। हमारी टीम को देखकर साइट पर काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए। सुनो, अरे कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। आज तक के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें, आज तक के रिपोर्टर को देखकर भागते हुए ये लोग। अरे बात तो सुनो, कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे उस घोटाले के हिस्सेदार हैं, जिसके दम पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बनाए गए सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। अरे कहां भाग रहे हो? करोड़ों दिल्ली वालों की जिंदगी में कौन
रात में जहर घोल रहा है। बुधवार रात को आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मिशन के साथ ग्राउंड पर उतरी तो हमें चारों तरफ खुलेआम ग्रैप 4 से जुड़े नियम टूटते दिखे, जिसका साफ मतलब है दिल्ली में निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी, भारी वाहनों की एंट्री पर सख्त पाबंदी और हर उल्लंघन पर सीधे आपराधिक जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बार बार कह चुके हैं कि दिल्ली की हवा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब ग्रैप 4 की जमीनी हकीकत जानने रात में निकली तो सबसे पहले हमें एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। इस ट्रक का नंबर है UP 81 ET 4933। नियम के मुताबिक इस ट्रक की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन यह ट्रक रात करीब 1:15 बजे VVIP इलाके सरोजनी नगर में खुलेआम घूमता मिला। सबसे बड़ी बात, ये कोई सामान्य ट्रक नहीं, ये सीमेंट बल्कर है जो सीधे RMC प्लांट तक सीमेंट पहुंचाता है, यानी वही काम जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई है, क्योंकि ये धूल, प्रदूषण और जहरीली हवा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्या ला रहे हो? सीमेंट तो अभी बैन है लाना। ये बोले यहाँ ला के खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। कहाँ से भर के लाए हो ट्रक? अंबुजा से। अंबुजा कहाँ से? दादरी। दादरी से लिया है। दिल्ली में किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका, बोले वहाँ जाके गाड़ी खड़ी करनी है। इस बातचीत के बीच हमने देखा कि एक अलग गाड़ी में बैठे लोग इस ट्रक को एस्कॉर्ट करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा रहे थे। यानी सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं, बल्कि संगठित और सुनियोजित तरीके से दिल्ली में प्रदूषण से जनता को बचाने वाले नियमों के उल्लंघन का है। कहाँ चल रहा है? कोई काम नहीं चल रहा। ये ट्रक कैसे आ गया? इसके बाद हमने ट्रक का और पीछा किया, सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर पहुंच गए। रोशनी से जगमगाती साइट पर बेधड़क काम हो रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था। रात 1:30 बजे मशीनों की आवाजें दिल्ली की हवा में जहर घोल रही थीं। लेकिन जैसे ही आज तक का कैमरा सामने आया, यहाँ काम कर रहे लोग भागने लगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सीमेंट के ये जो आप देख रहे हैं ना मशीन, ये अभी भी चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंट के ट्रक ला रहे थे और उनसे इस साइड पे सीमेंट को भरा जा रहा था। वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे कंस्ट्रक्शन साइट पर, लोग हमें देखकर भागने लगे। तो आज तक को देखते ही इस साइट पर गैर कानूनी रूप से चल रही मशीनें बंद हो गईं। RMC प्लांट तुरंत आनन फानन में बंद कर दिया गया। अंदर जल रही लाइट भी सच छिपाने के लिए बुझा दी गई। यानी यहाँ सबको पता था जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। और जिस वक्त दिल्ली की हवा में लोग प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले सकते, तब यहाँ पर जहर घोलने वाला काम चल रहा था। तो सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। जहां पर दिल्ली वालों की सांसों में जहर घोलने का काम हो रहा है, वो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। GPRA कॉलोनी, सरोजनी नगर, पॉकेट 4B, न्यू दिल्ली। और इसका ठेका मिला है वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस को। बात तो सुनो यार। वीरेंद्र कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अरे भैया बात तो सुनो। अरे ऐसे छुप क्यों रहा है? लाइट मार इधर। ये देखो। तो सवाल सीधा सा है, जब ग्रैप 4 लागू है तो काम किसके आदेश पर चल रहा था? किसकी अनुमति से RMC प्लांट चलाया गया? रात को प्लांट कैसे चला रखा है? प्लांट कैसे चला रखा है? वो कैसे चल रही है? रोडिया इधर से उधर हो रही है। वो तो चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। बंद है प्लांट। अब आप वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस की एक और साइट देखिए। रात के अंधेरे में हमें यहाँ ट्रैक्टर रोड़ी ढोता दिखा, JCB चल रही थी। कई ट्रक निर्माण काम में इस्तेमाल होने वाले सामान से लदे हुए थे।
चौंकाने वाली बात कि ट्रकों के नंबर आगे पीछे से छिपाए गए थे। ये कोई लापरवाही नहीं, ये पहचान छिपाने की संगठित अपराध वाली साजिश है। इस ट्रक को देखिए, जहां पास जाकर पता चलता है कि नंबर है RJ 32GE 0086। ये कहानी सिर्फ सरोजनी नगर तक दिल्ली में सीमित नहीं, पास में नेताजी नगर, दिल्ली कॉलेज आर्ट्स ऑफ कॉमर्स के पास NBCC की साइट पर भी यही खेल चल रहा था। 10 बाई 10 मीटर ऊंची शीट्स के पीछे चोरी छिपे काम चलता हुआ हमें मिला। हमारे जांबाज कैमरामैन इमैनुअल ने कैमरे में इसे कैद किया। सवाल है कि रात के अंधेरे में कैसे RMC प्लांट और मिक्सचर ट्रक चलाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ग्रैब 4 का उल्लंघन हो रहा है, खबरदार करता सवाल है कि क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत के इतना सब कुछ संभव है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, NGT की चेतावनियां, सरकार के दावे, क्या सब सिर्फ दिन में दिखावे के लिए हैं? वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो आपने हमारी पहली रिपोर्ट में देखा कि आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते ही उन साइट्स पर हड़कंप मच गया जहां नियम तोड़कर आधी रात में काम किया जा रहा था। आपने देखा कि किस तरह से कानून की उड़ती धज्जियों को कैमरे में कैद होने से रोका जाए, इसके लिए आनन फानन में साइट की लाइट तक बंद कर दी गई। लेकिन हमारे सामने सवाल यह था कि आखिर ये हो कैसे रहा है? इन ट्रकों को दिल्ली में एंट्री कैसे दी जा रही है? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? प्रदूषण से भले ही दिल्ली के करोड़ों लोग परेशान हो, लेकिन प्रदूषण ने सिस्टम को घोटाले का एक और मौका दे दिया। प्रदूषण के नाम पर कैसे रात के अंधेरे में घोटाला होता है, अब उसकी सबसे कड़वी हकीकत देखिए। कैसे लिया है आप? इसको हटा दो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। इसको बंद कर ले, लाइट बंद कर ले, लाइट बंद। ये राजस्थान से डीजल का ट्रक लेकर आ रहा ड्राइवर इलियासी है, जो दिल्ली में लागू नियमों के मुताबिक भीतर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसे किसी ने नहीं रोका। सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार, वो घोटाला जो प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में हो रहा है और घूसखोरी की कहानी को बयां करता है। इसलिए हमने करोड़ों लोगों की सांसों को जहरीला बनाने वालों के खिलाफ इस खुलासे का नाम दिल्ली का प्रदूषण घोटाला रखा। तभी तो नियम तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए इस ट्रक ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो गई कि ये घूस देने की बात तुरंत करने लगा। नहीं भाई, हमें तो सताओ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कोई बात नहीं। तो क्या दिल्ली में इसी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? ये ड्राइवर जानता था कि पैसे से ये पुलिस को खरीद सकता है, इसीलिए ये सच दबाने के लिए पैसा दिखाने लगा। इसके बाद हमारी टीम ने दिल्ली से लगी दूसरी राज्यों की सीमाओं पर जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे जगह DND फ्लाईवे और नोएडा गेट। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है, जिसे ठीक से लागू करवाने में नोएडा और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस मुस्तैद दिखती है। देश की राजधानी में घुसने वाले हर ट्रक की जांच हो रही है। BS6 और CNG गाड़ियों के अलावा किसी भी ट्रक के दिल्ली में एंट्री नहीं। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े किसी भी तरह के सामान पर पूरी तरह रोक है। हमारे कैमरे में कई ट्रक दिल्ली में एंट्री से पहले ही वापस भेजे जाते दिखे। पुलिस के पास मशीन है जिसमें वो नंबर डाल के चेक करते हैं कि ट्रक का मेक क्या है, और उसके बाद उसको आगे जाने की एंट्री देते हैं। देखिए इस वक्त ये जो आप ट्रक देख रहे हैं मेरे सामने, इस ट्रक की एंट्री के लिए दिल्ली में उसका नंबर चेक किया जा रहा है कि ये ट्रक कहाँ का है। ये BS4 आ गया। ये देखिए, ये ट्रक BS4 है और इसको वापस का ऐसे घुमाने का आदेश भी है। ये मशीन जो है ना, आप एक मिनट मशीन दिखाएंगे? तो देखो मशीन में आ गया, ये BS4 है। पीछे गाड़ी में, पीछे गाड़ी देखना। दिल्ली में ग्रैब 4 लगने के बाद ही इस तरीके की जो है सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। पहली नजर में लगा कि सब कुछ पूरी सख्ती के साथ यहाँ पालन कराया जा रहा है, लेकिन वाकई क्या ऐसा है? क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम दिल्ली की सड़कों पर आगे बढ़े तो हमें सड़कों पर BS4 वाले ट्रक धड़ल्ले से दौड़ते हुए मिल जाते हैं।
आज तक के इस खुलासे ने दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर हो रहे खेल को बेनकाब कर दिया। हमारी इस पड़ताल पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रतिक्रिया आई है। सिरसा ने वादा किया है कि जो भी आधी रात को निर्माण कार्य करेगा उस इलाके के अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल है कि अभी आपने अगर बताया तो इस पे भी अभी मैं डालकर और कमिश्नर साहब से हिदायत दूंगा कि अगर कोई भी जेई के एरिया में ऐसी कंस्ट्रक्शन पाएगी तो उसको तुरंत उस जेई को सस्पेंड किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली की सेहत के साथ जो लोग खिलवाड़ करें उनको माफ नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार की तरह दिल्ली पुलिस ने भी आज तक को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपने देखा कि किस तरह ये रात में BS4 गाड़ियां पूरी दिल्ली में बेरोक-टोक घूम रही हैं। आज तक के इस खुलासे पर दिल्ली पुलिस ने भी रात में जांच बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आज तक इंडिया टुडे की टीम ने रात में रियलिटी चेक किया तो 12 बजे तक तो सारे जो बॉर्डर एरिया है वहां पर दिल्ली पुलिस एक्टिव रहती है। लेकिन जैसे ही रात ढलती जाती है, रात में 3 बजे 2 बजे, तो पुलिसकर्मी वहां एक तो दिखाई नहीं दिए, नंबर 1। नंबर 2, कई ऐसे जो ट्रक है BS4 के वो घूमते दिखे और साथ ही साथ कई इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके तहत मैं ये कहूँगा कि हमारा स्टाफ जो है राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड है और हमारे पास क्लियर ऑर्डर्स हैं कि कोई भी ट्रक्स जो हैं जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ को अगर नहीं लेता है तो उसको हमको बॉर्डर्स पर नहीं आने देना है, इंटर नहीं होने देना है। इसके लिए हमारे अपने ऑफिसर्स जो हमारे नाइट इंस्पेक्टर्स हैं, ACPs हैं, हमारे नाइट GOs हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शंस हैं। और अगर ऐसा कोई भी अगर हमारे नोटिस में आता है कि इस प्रकार का कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरी तरह बैंड है तो इसमें जो भी होता है तो इस पर वी विल टेक, हम लोकल पुलिस में एक्शन लेगी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर चल रही है। पर जहां तक ट्रैफिक के पुलिस का मानना है कि जो ग्राफ 4 के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए हमारा स्टाफ प्रॉपर्ली डिप्लॉयड है। आखिर में आपको दिखाते हैं किस तरीके से बीजेपी ने बिहार विजय के बाद अब असम बंगाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल के आखिरी सप्ताह से अमित शाह शुरू करेंगे अपना अभियान। 28 से 31 दिसंबर दोनों राज्यों की तरफ वो रुख करेंगे। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज